हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आपके अपने चैनल एसएसपी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हर बार की तरह आज भी कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पार्ट 2 जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के आगे के टॉपिक को समझेंगे, जिनमें जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर बात करेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, विश्व जनसंख्या वृद्धि व प्रवृत्तियाँ। तो हम बात करें प्रवृत्तियों के ऊपर कि प्रवृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो इसको हम साधारण शब्द में बात करें तो यह विश्व जनसंख्या की खासियत या विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें ईस्वी से पहले की, तो 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या मानी गई 50 लाख। यह एक अनुमान था कि 50 लाख के आसपास जनसंख्या उस समय रही होगी। फिर बात करें ईस्वी की पहली सदी में जनसंख्या 30 करोड़ हो गई। यह बात तो पहले की हो गई। अब ईसा के पहले का आइडिया ले लिया हमने कि कितनी जनसंख्या उस समय रही होगी। अब हम बात करें आधुनिक काल से, जो 1650 ईस्वी के आसपास का समय माना जाता है। 1650 ईस्वी में देखें तो विश्व की जनसंख्या 50 करोड़, उसके 100 साल बाद यानी 1750 में 55 करोड़ हो गई थी। जैसे 1830 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ यानी 1 अरब जनसंख्या हुई, और 1930 में 2 अरब, 1960 में 3, 1975 में 4 अरब, 1987 में 5 अरब, 1999 में 6 अरब, 2011 में 7 अरब जनसंख्या पूरे विश्व की हो गई थी। और एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि 2025 तक पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब हम 1900 यहाँ पर बात करें 1830 से 1930 में 1 अरब से 2 अरब की जो जनसंख्या है, यहाँ तक पहुँचने में 100 वर्ष का समय लगा। और 2 वर्ष से 3 वर्ष में जो समय लगा, 2 अरब से 3 अरब जनसंख्या होने में जो समय लगा वो मात्र 30 वर्ष का था। और उसके बाद 15 वर्ष में अगली 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। फिर 12 वर्ष में 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ी। फिर अगले 12 वर्ष यानी 5 से 6 और 6 से 7 अरब तक जनसंख्या होने में 12 वर्ष का समय लगा। तो यह एक हमारे विश्व के लिए भी गंभीर विषय की बात है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है वह एक बहुत गंभीर विषय है। और ये जनसंख्या बढ़ने की भी कुछ कारण हैं कि क्या कारण है जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास होना है, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आई, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ, स्वच्छता का प्रचार प्रसार हुआ, महामारी और बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण लगने लगे, उद्योगों व कृषि में नई नई तकनीकी आई जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। तो यह कुछ कारण थे जिससे जनसंख्या वृद्धि अधिक हुई। अब बात करें जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव कि क्या प्रभाव रहा है, तो जनसंख्या वृद्धि व आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध की बात करें तो हम यूं कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक विकास घटेगा, और जनसंख्या घटेगी तो आर्थिक विकास किसी क्षेत्र का बढ़ेगा। तो दोनों में ऋणात्मक संबंध है। अब किस प्रकार की जनसंख्या हो जो आर्थिक विकास के लिए उपयोगी हो, तो एक आदर्श जनसंख्या होनी चाहिए। यदि जनसंख्या आदर्श होगी तो वो संसाधनों को, हमारे प्राकृतिक जो संसाधन हैं जैसे जल, खनिज, खाने की वस्तुएं आदि, जो ये उसका अनुकूल ढंग से प्रयोग होगा। आदर्श जनसंख्या के द्वारा उनका प्रयोग अनुकूल ढंग से यानी सही तरीके से उसका उपयोग होगा, और जिसके कारण उस क्षेत्र या प्रदेश में
आर्थिक विकास बढ़ेगा। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी, यानी जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, तो समस्याएं उत्पन्न होगी। जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो सीमित हैं। अधिक जनसंख्या के कारण संसाधनों पर दबाव आएगा, उनका अधिक दोहन होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण खाने की वस्तु, हमारे जीवन यापन की जो वस्तुएं हैं महंगी हो जाएंगी, जिसके कारण भुखमरी, गरीबी, निम्न जीवन स्तर, बीमारियां, महामारी, एड्स जैसी कई भयंकर बीमारियां विश्व में फैलेंगी। तो जनसंख्या वृद्धि के जो प्रभाव हैं हम देख सकते हैं, कितने गंभीर प्रभाव हैं, और इसीलिए हम इसको जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए दबाव डालते हैं और सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई जाती हैं। अब आगे हम बात करते हैं जनसंख्या या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत पर। तो किसे कहते हैं? जनांकीय संक्रमण की बात करें तो क्या है ये? तो सबसे पहले बात करें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की, तो इसको हम यूं कहें कि जनसंख्या वृद्धि होती है तो उस वृद्धि के समय में कई अवस्थाएं आती हैं, जैसे जनसंख्या ग्रोथ की अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें जनसंख्या वृद्धि के प्रकार या जनांक के संक्रमण कहा जाता है। जनांक के संक्रमण शब्द का पहले प्रयोग किया नोटेस्टिन महोदय ने। इस शब्द का इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है, एक तो जनसंख्या का वर्णन करने में और दूसरा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने में। अर्थात वर्तमान में कोई देश किस अवस्था में है और आने वाले समय में वह देश किस अवस्था में चला जाएगा और वहाँ की जनसंख्या उस समय कितनी रहने की संभावना है, ये सब बातें इसके अंतर्गत आती है। तो अब हम समझ सकते हैं कि इस जनांकीय संक्रमण के अनुसार आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के संबंधों को। कुछ विद्वानों की बात करें तो जो लोग गांव में रहते हैं, खेती करते हैं और अशिक्षित हैं, ऐसे क्षेत्रों में आर्थिक विकास जो हो रहा है उसमें बात करें तो जन्म दर वहाँ की उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर रहती है, क्योंकि गाँव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तकनीकी का अभाव पाया जाता है। तो इस कारण ऐसे क्षेत्र के अंदर उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर रहती है। तो यहाँ जन्म दर उच्च है तो भोजन की कमी आएगी, और मृत्यु दर अधिक है तो वहाँ बीमारियाँ अधिक बढ़ेगी, यानी बीमारी के कारण मृत्यु दर वहाँ पर अधिक होगी। टेक्नोलॉजी का अभाव है, संसाधन नहीं है, जीवन बचाने के चिकित्सा साधनों का अभाव पाया जाता है। तो अब बात करें कि इस प्रकार की अवस्था में कौन कौन से देश शामिल हैं या इसके अंतर्गत आते हैं। तो 200 वर्ष पहले विश्व के लगभग सभी देश इसी अवस्था में आते थे, और वैसे अब जब जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर ज़्यादा है तो जनसंख्या में जो वृद्धि होगी वो कैसी होगी? धीमी वृद्धि होगी। और जैसे अगर देश की बात करें तो बांग्लादेश आदिवासी क्षेत्रों में आज भी ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो यह एक थी प्रथम अवस्था, और अब हम यह तो थी प्रथम अवस्था, और आगे हम बात करते हैं अगली अवस्था पर। हम पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ देखें, जिस देश या समाज की जनसंख्या शहरी या प्रौद्योगिक व शिक्षित हैं, मतलब वहाँ लोग पढ़े लिखे होंगे, टेक्नोलॉजी का उनके पास ज्ञान होगा, तो वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर जो है कम होगी, जन्म दर और मृत्यु दर कम होगी। और इसी कारण वहाँ पे जनसंख्या लगभग स्थिर रहेगी, वहाँ की जनसंख्या जो जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम रहेगी, यानी निम्न रहेगी। हम यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर शिक्षित लोग या प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि निम्न रहेगी। ठीक है, तो अब हम बात करें इस सिद्धांत की, ये दो अवस्थाएं हो गई, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि इस अवस्था से इस अवस्था में कोई शहर एक अचानक आ सकता है?
या इसमें परिवर्तित हो सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है कि इस अवस्था में, यानी यह अवस्था क्या कहती है कि उच्च जन्म दर, यानी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से सीधे आप निम्न मृत्यु दर और निम्न जो मृत्यु दर और निम्न जन्म दर में परिवर्तित नहीं होती। सबसे पहले यह उच्च जन्म दर धीरे धीरे कम होती है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं उच्च जन्म दर में धीमी गिरावट। तो पहले ये अवस्था में धीमी गिरावट आती है और फिर यह अवस्था इस तीसरी अवस्था में जाती है। तो यह जब धीरे धीरे कम होते जाते हैं, इसमें मृत्यु दर में कमी आएगी और वहाँ की जनसंख्या में फिर प्राकृतिक वृद्धि होती है। यानी ऐसी अवस्था जिसमें जन्म दर में धीमी गिरावट और मृत्यु दर में कमी होती है, तो वहाँ की जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो कौन सी होगी? प्राकृतिक वृद्धि होती है। तो यह थे कुछ जनांक के संक्रमण सिद्धांत। आगे हम बात करें इसको गणितीय आधार पर, तो इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर कि जनसंख्या ये समय को हम दर्शा रहे हैं और यह हम यहाँ पे बात करें ऊर्ध्वाधर रूप में, तो CBR और CDR यानी जन्म दर और मृत्यु दर। तो विद्यार्थियों यहाँ 35 जो लिखा है, यानी प्रत्येक 1000 पर 35 जीवित या मरने वाले जो लोग हैं वो उच्च जन्म दर या उच्च मृत्यु दर को दर्शाते हैं। तो हम पहली अवस्था में जब देखते हैं तो यहाँ पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर हमने पढ़ी थी। यानी हमने ये जो यहाँ पे रेखाएं आपको दिख रही है इस प्रकार से, ये रेखाएं एक आपको जन्म दर और दूसरी यह मृत्यु दर को दर्शा रही है। इस अवस्था से हम दूसरी अवस्था में जब जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं CBR यानी जन्म दर और CDR का मतलब है मृत्यु दर। तो यहाँ पर जन्म दर धीमी गति से नीचे गिरावट आती है, यानी द्वितीय अवस्था में जन्म दर में धीमी गति में धीरे धीरे नीचे की ओर गिरती हुई दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर जनसंख्या में विस्फोट होने की पूरी संभावना, यहाँ जनसंख्या में वृद्धि हुई होगी और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर जनसंख्या गिरती है। ये दूसरी अवस्था की हम बात कर रहे हैं और मृत्यु दर में गिरावट है। तीसरी अवस्था तक आते आते हम बात करें कि यहाँ पर ये देख रहे हैं 15, यानी यह एक निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को अंकित करता है। तो यहाँ पर तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न पाई जाती है। अब विकासशील जो देश हैं वो द्वितीय अवस्था में अंतर्गत आते हैं। कौन से? दूसरी अवस्था में। और विकसित जितने भी देश है, जापान है, चीन है, अमेरिका है, तो ये सारे देश तीसरी अवस्था की श्रेणी में आते हैं। तो यह था जनांक के संक्रमण सिद्धांत। आगे हम बात करते हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। 1798 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के इन महत्वपूर्ण 2 बातें थी जो परीक्षा में आपसे पूछी जाती हैं। क्या कहा माल्थस ने? जनसंख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। मतलब जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, हमारे पास संसाधनों का विकास उतनी गति से नहीं होगा, यानी खाद्य पदार्थ जो हैं वो कम रहेंगे। और जब जनसंख्या बढ़ जाएगी और खाने की वस्तुएं, हमारे जीवन यापन की जो वस्तुएं हैं, संसाधन हैं, कम रहेंगे तो समस्याएं आएंगी। और क्या कहा माल्थस ने? जनसंख्या वृद्धि के कारण अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक कमी आएगी। मतलब जनसंख्या में अचानक कमी आएगी, अकाल पड़ेगा। जब संसाधन नहीं रहेंगे तो कई प्राकृतिक महामारी, प्राकृतिक समस्याएं जो आएंगी। बीमारी की बात करें तो अभी हम वर्तमान में कोरोना महामारी की बात करें तो पूरे विश्व में करोड़ों जो लोग हैं, लोगों की मृत्यु हो गई। तो एक बीमारी की बात कर रहे हैं। युद्ध द्वारा जनसंख्या में अचानक से कमी आएगी। तो माल्थस का सिद्धांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलें अगले टॉपिक पर बात करें, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। किस तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है? तो कुछ उपायों को हम ध्यान में रखते हैं। परिवार नियोजन अपनाकर बच्चों की जन्म दर कम रखी जाए, 2 बच्चों के जन्म में अंतराल रखा जाए,
महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि जब महिलाएं स्वस्थ होंगी तो एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म देगी। उसमें अस्वस्थ या जो विकृत रूप से बच्चों का जन्म कम होगा, और वो भी एक जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण कारण है। लोगों को अधिक जागरूक करें व शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार करके भी, और इसके अलावा गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके कारण जनसंख्या में हम जनसंख्या को हम काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसको अधिक से अधिक क्लास का लाभ उठाएं और अपने साथियों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।